हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर की स्टार्ट एंड द चैप्टर इज चैप्टर 8 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एंड द नेम इज हाउ डू एनिमल्स reproduce. In this chapter, we are going to understand what is reproduction, what is the need of reproduction, and why reproduction is an important life process, and how many types of reproductions there are, and then they have the subtypes also, and how the type of reproduction happen in animals and the reproduction happens in plants. ये सारे के सारे reproductions हम आज करेंगे. So let's start with the definition. That reproduction is a very simple definition of reproduction. सबको पता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है, तो उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. हिंदी में इसे कहता है बच्चे पैदा करने, अपने जैसे और अपनी ही स्पीशीज के बच्चे पैदा करना. तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग the new offsprings or the offsprings कह सकते हैं of its own kind, right? और of same species. अब हम same species word क्यों यूज कर रहे हैं? हम same species word इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एक particular type of species बिल्कुल उसी के ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि कैट से क्या बनेगा? कैट. या डॉग से क्या पैदा होगा? डॉग्स. और अगर ह्यूमन कुछ पैदा करेंगे ऑर्गेनिजम्स तो वो क्या होंगे? वो भी ह्यूमंस ही होंगे. तो सेम टाइप ऑफ स्पीशीज आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिप्रोडक्शन. नाउ द सेकंड क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन. इसकी जरूरत क्या है? देखो, अगर रिप्रोडक्शन क्या इंपॉर्टेंट है, अगर ना हो तो क्या फर्क पड़ेगा उससे, ये सारी बातों के जवाब मिलेंगे. नीड इसलिए जरूरी है बिकॉज कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ ये इसी से होता है. कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ रिप्रोडक्शन से होता है. अगर रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाए तो लाइफ, अर्थ पर लाइफ खत्म हो जाएगी. ऑब्वियसली जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना लाइफ स्पैन स्पेंड करेंगे, लेकिन नए ऑर्गेनिज्म अगर पैदा नहीं होंगे तो एक दिन आएगा जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वंस दे गेट ओल्ड एंड दे डाई. लेकिन जो नए नहीं होंगे देन देयर विल बी नो न्यू ऑर्गेनिज्म, तो लाइफ विल एंड. कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एक कारण है रिप्रोडक्शन का. दूसरा, रिप्रोडक्शन इज वन इंपॉर्टेंट मोड ऑफ एवोल्यूशन. तो इट इज an important mode for evolution. समझे? अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो बदलाव नहीं आएगा. अब वो बदलाव अच्छा हो या बुरा हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एवोल्यूशन लाना है, चेंज लाना है, तो रिप्रोडक्शन होना जरूरी है. अंडरस्टैंड, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. फिर उसके बाद है रिप्लेसमेंट of the new individual or the old individuals by new individual. Replacement of old individual by the new one. ऐसा होना भी जरूरी है. रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल बाय द न्यू इंडिविजुअल, इसीलिए भी रिप्रोडक्शन किया जाता है. तो अभी समझ में आएगा तीन बातें किस लिए इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन. देखो, जिंदगी को कंटिन्यू रखना है अर्थ पे तो रिप्रोडक्शन करना जरूरी है. हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे आगे जिंदा रहेंगे. फिर उसके बाद मोड ऑफ एवोल्यूशन. एवोल्यूशन किस लिए? क्योंकि अगर एवोल्यूशन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एवोल्यूशन नहीं होगा. एवोल्यूशन नहीं होगा तो चेंजेस नहीं आएंगे, बेटरमेंट नहीं आएगी ऑर्गेनिजम्स में. और फिर आता है रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड वन बाय द न्यू वन. जो बूढ़े हो चुके हैं उनकी जगह कौन लेगा? उनकी जगह लेंगे कुछ नए इंडिविजुअल्स. तो वो पैदा होंगे तभी तो लेंगे नई जगह, वरना कैसे ले पाएंगे. अंडरस्टैंड. अब एक इसमें रिप्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, इफ रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस. हमने जब लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हैं. अगर ये नहीं होंगे तो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा या वो सरवाइव नहीं कर पाएगा. तो क्या रिप्रोडक्शन भी उतना इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगा? लेट्स लुक एट दिस आंसर. हम कहते हैं यस, it is an important reproductive method, it is an important process for the organism, but not organism के लिए नहीं. हम इसको कहेंगे yes, it is important for the species. अगर एक particular species reproduce ना करे
तो फिर प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस ना करे तो नो, इट इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस फॉर दैट, बिकॉज अगर एक इंडिविजुअल, बहुत सारे ऐसे ह्यूमंस हैं, ऐसे कपल्स हैं जो आगे बच्चे जिनके नहीं होते हैं, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, तो क्या उनके लिए लाइफ प्रोसेस, उनका लाइफ कंटिन्यू करना प्रॉब्लमैटिक है? नहीं। तो इंडिविजुअल अगर बच्चे नहीं कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सारे इंडिविजुअल्स ने बच्चे पैदा करने बंद करे तो वो स्पीशीज खत्म होने लगेगी। तो स्पीशीज के लिए रिप्रोडक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। अंडरस्टैंड गाइस? तो अभी इसके बाद आ जाते हैं कि अब रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, जल्दी से करते हैं बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए, रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, वन इज द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड द अदर वन इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट? अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बहुत सारे डिफरेंस है, छोटे छोटे बहुत डिफरेंसेस हैं। तो अभी पहला डिफरेंस क्या है कि सीधी सीधी बात है, ये यूनिसेल्युलर में होता है और ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है ना बेटा? ये यूनिसेल्युलर में होता है, ये मल्टी सेल्यूलर में होता है। ये सिंपल मेथड है, ये बहुत सिंपल मेथड होता है, जल्दी से कर लेते हैं ऑर्गेनिज्म इसे और जल्दी जल्दी पैदा हो जाते हैं। लेकिन जो ये है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड होता है। ठीक है, इसे होने में टाइम लगता है, ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कभी कभी कम प्रोड्यूस होते हैं। तो अब इसमें है, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। सिंगल पेरेंट मतलब वन पेरेंट सेल, वन पेरेंट ऑर्गेनिज्म एंड द न्यू ऑर्गेनिज्म विल बी प्रोड्यूस्ड बाय इट। लेकिन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में यू नीड टू पेरेंट्स। पेरेंट्स, इसमें दोनों पेरेंट्स में एक पेरेंट मेल होगा और दूसरा पेरेंट फीमेल होगा। अंडरस्टैंड? तो सिंगल पेरेंट एंड देयर इज अ टू पेरेंट रिक्वायर्ड। अब ऑब्वियसली सिंगल पेरेंट है तो गैमीट्स बनने का कोई लॉजिक नहीं है, तो गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है इसमें। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल है, मेल और फीमेल में फ्यूजन होगा, तो गैमीट फॉर्मेशन भी जरूरी है। गैमीट फॉर्मेशन अकर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इन्हीं से स्कोर मिलता है बेटा। तो हम क्या करते हैं, नो गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट बनेगा नहीं। गैमीट नहीं बनेगा तो यहाँ पर जाइगोट भी नहीं बनेगा। ठीक है ना? गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूजेस टू फॉर्म अ जाइगोट, दैट इज अ फर्टिलाइजेशन। तो हम जाइगोट फॉर्मेशन डू नॉट अकर, राइट? ये भी हो गया। और अगर यहाँ पर गैमीट बन रहे हैं तो ऑब्वियसली जाइगोट भी बनेगा, तो जाइगोट फॉर्मेशन अकर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, इतना मुश्किल नहीं है। जाइगोट फॉर्मेशन अकर। अब एक लास्ट और फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमने सबसे लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो इसीलिए यहाँ पर वेरिएशन आने का चांसेस बहुत कम होता है। ठीक है ना? तो हम इसमें यहां लिखते हैं कि वेरिएशन आर लेस। हम इसमें नो नहीं लिखेंगे। नो अगर लिखते हैं तो इसका मतलब वेरिएशन आता ही नहीं है। ऐसा होता नहीं है। जब बैक्टीरिया या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अपना नंबर बढ़ाते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनमें भी चेंजेस, उनमें भी रेजिस्टेंस कैरेक्टर आ जाते हैं, तो वेरिएशन आता है लेकिन बहुत कम आता है। ठीक है, बहुत माइन्यूट आता है, दैट इट गोज अननोटिसेबल, वो पहचान में नहीं आता, नोटिस में नहीं आता। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशन इज द मेजर इवेंट। हम इसको बोलते हैं, इस रिप्रोडक्शन में एक वेरिएशन ही है जो सबसे ज्यादा होता है और इसीलिए रिप्रोडक्शन की जाती है। वेरिएशन मतलब बदलाव, और यहाँ का मेजर इवेंट है क्योंकि यहाँ पर गैमीट फ्यूज करेंगे, दो डिफरेंट सेल आपस में फ्यूज करेंगे, मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर होगा, मिक्सिंग ऑफ जीन्स होगा, तो यहाँ पर वेरिएशन आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। हम कह सकते हैं मैक्सिमम वेरिएशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are going to understand the different type of asexual reproduction pehle, and then afterwards we'll shift to the sexual mode of reproduction. So let's start with the sexual mode of reproduction. बहुत इजी है, सिंपल से टाइप्स हैं इसके, जल्दी से पढ़ेंगे। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम सबसे पहले लिस्ट बना लेते हैं कितने टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें होता है। पहला रिप्रोडक्शन हम लेते हैं फिजन। वेरी नाइस। फिजन इज अ वेरी सिंपल रिप्रोडक्शन, इसमें स्प्लिटिंग होता है, सेल का टूटना, या सिंपल सेल डिवीजन भी हम कहते हैं इसको। दूसरा इसमें आ जाता है बडिंग, राइट? द थर्ड वन इज रीजेनरेशन। मेक अ लिस्ट ऑफ दैट।
जब हमारे पास लिस्ट होती है तो फटाफट से हम उसे याद कर लेते हैं ना. रीजनरेशन एंड द फोर्थ वन इज फ्रैगमेंटेशन. राइट, फिजन हो गया, बडिंग हो गया, रीजनरेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, एंड द फिफ्थ वन इज, आई थिंक द लास्ट वन इज समथिंग vegetative propagation that happens only in the plants. ये animals में नहीं होता है, ये सिर्फ पौधों में होता है. So this is all about. Then we have another one, sorry, spore formation. एक और रह गया हमारा spore formation, right? ये सारे के सारे types हैं asexual mode of reproduction के. Understand? So we'll start with the first with the fission. हम पहले fission को start करते हैं और उसके बाद हम धीरे धीरे सारे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं. प्लीज नोट डाउन. अब फिजन में क्या बोलते हैं हम फिजन को? फिजन इज स्प्लिटिंग ऑफ सेल. सेल का डिवाइड होना. सेल जब दो हिस्सों में टूटता है या दो से ज्यादा में भी टूट सकता है तो हम उसे फिजन बोलते हैं. तो फिजन के स्टेप्स क्या हैं? 2 स्टेप्स में फिजन होता है. 2 स्टेप्स में मतलब यानी कि जब सेल डिवाइड होता है तो पहले क्या डिवीजन होगा, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा. तो सबसे पहले क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस माने न्यूक्लियस का डिवाइड होना, न्यूक्लियस डिवीजन. राइट, तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस. फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा. राइट, तो अभी इसको एग्जांपल, हम इसका फिजन का सबसे अच्छा एग्जांपल हम लेके देखते हैं एमीबा का. एमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ. ठीक है, इरेगुलर इसका शेप होता है, ये इसका शेप है, ये न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, इसमें साइटोप्लाज्म है. ठीक, अब इस न्यूक्लियस को हम बोलेंगे कि ये एक पेरेंट सेल है. राइट, अब पेरेंट सेल है, जब पेरेंट सेल होगा तो ये अपना डिवाइड करने के लिए क्या करेगा? तो सबसे पहले इस एमीबा में न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो जाएगा. सबसे पहले इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होगा. न्यूक्लियस अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू करेगा और कैरियोकाइनेसिस हो गया. अंडरस्टैंड? तो यहां पर ये कैरियोकाइनेसिस होना शुरू हो गया, न्यूक्लियस का डिवाइड होना. आगे जाते हैं तो एमीबा 2 न्यूक्लियस के साथ अपने पास 2 न्यूक्लियस रखे हैं. अब जब ऐसा स्टेज आ जाएगा तो फिर धीरे धीरे से साइटोएमीबा में भी क्लीवेज बनना लगेगा और ये 2 हिस्सों में बट जाएगा और साइटोप्लाज्म में डिवीजन शुरू स्टार्ट हो गई. दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस. देखिए जी, और ये सब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होगा, सिर्फ एमीबा में नहीं होगा. जो भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फिजन करता है उन सब में ये स्टेप फॉलो होंगे. और फाइनली हमारे पास क्या आ जाएंगे? वी विल हैव 2 डॉटर एमीबाज. राइट, तो दिस इज हाउ द बाइनरी फिजन अकर्स इन एमीबा. देखिए जी, फिजन फिर से एक बार रिपीट करते हैं. फिजन क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ सेल. सेल का टूटना, 1 या 2 में या 2 से ज्यादा में भी. अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं? फिजन के स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप है न्यूक्लियस का डिवाइड होना, हम उसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं. दूसरा स्टेप है साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना, जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं. सबसे अच्छा एग्जांपल जो है इसका एमीबा है और आपने एमीबा के डायग्राम को ही याद करना है क्योंकि और कोई डायग्राम इसमें नहीं आपको पूछेंगे, सिर्फ यही डायग्राम आपसे पूछा जाएगा. तो पेरेंट सेल बनाएंगे, फिर उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता हुआ दिखाएंगे जिसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं. फिर न्यूक्लियस बटने के बाद विल शो दैट द साइटोप्लाज्म इज आल्सो डिवाइडिंग. Then we'll produce the daughter amoebas, and that's how the fission occurs in the 2 steps. Now let's learn about the types of fission. Fission भी आगे 2 तरह का होता है. Fission के भी आगे 2 types हैं. Fission, one is the binary fission, and the other one is the multiple fission. अब बाइनरी तो वर्ड सबने सुना ही होगा. बाइनरी का मतलब ही होता है 2. तो बाइनरी का मतलब है when the one cell give rise to 2 daughter cells. When one cell give rise to 2 daughter cells, it is called binary fission. Guys देखो, मैं बहुत सारी definitions तो मैं नहीं लिखती हूँ, लेकिन हाँ जो मैं बोल रही हूँ अगर आप उसे नोट करोगे then it will be your notes. So one cell divides into 2 daughter cells and this is called binary fission, and the binary fission occur in many organisms. You can write down the examples that can come in the exam. सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एमीबा. एमीबा में बाइनरी फिजन होता है, 1 का 2 बनता है.
ठीक है। फिर उसके बाद एक और आ गया पैरामीशियम। पैरामीशियम में भी बाइनरी फिजन होता है, एक का 2 सेल बनता है। और फिर उसके बाद हमारे पास आता है लेशमैनिया। लेशमैनिया में भी हमारे पास बाइनरी फिजन ही होता है और ये एक का 2 में डिवाइड होता है। अब इसका एक याद रखना है कि लेशमैनिया से एक स्पेशल फीवर आता है जिसको हम काला जार बोलते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ये लोग पूछते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसको, ठीक है। तो अभी अमीबा का तो हमने देख लिया, अमीबा का तो हमने ये पढ़ लिया कि जो फिजन होता है वो किस तरह किस ओरिएंटेशन से होगा। देखो अमीबा का जो फिजन हमने किया, क्योंकि अमीबा की फिक्स्ड शेप नहीं है, राइट, किसी भी शेप ले लेता है, कोई भी इरेगुलर शेप होती है, तो कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है कि कहां से इसका हम डायसेक्शन करेंगे। तो फिक्स शेप ना होने की वजह से इसका जो ओरिएंटेशन है, नो फिक्स्ड ओरिएंटेशन और यू कैन से नो फिक्स्ड प्लेन फॉर द डिवीजन, राइट, इसका कोई फिक्स प्लेन नहीं है। लेकिन अब हम बात करें पैरामीशियम की, सो लेट्स मेक अ डायग्राम ओवर हियर। इफ यू टॉक अबाउट paramecium is the like it's a relation of in the amoeba, right? Amoeba and paramecium belong to the same group. तो amoeba और paramecium में सिर्फ एक ही फर्क है, paramecium का शेप जो होता है वो फिक्स होता है। So this is something like a paramecium and this has a mouth opening. This is a mouth of the paramecium. अब इस माउथ को अगर हम कहें कि इक्वली डिवाइड किया जाए, दो सेल्स में डिवाइड करें, तो कैसे डिवाइड करेंगे? देखो माउथ को डिवाइड करने के लिए आपको ऐसे 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 डिवाइड करते हैं, तो ये इक्वली डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें प्रॉब्लम है। इस तरफ को माउथ मिलेगा, इस तरफ को माउथ नहीं मिलेगा। तो हमने क्या करना है, हमने ऐसे डिवाइड नहीं करना। तो मैडम किसी भी तरफ से कर दें, बच्चे पूछते हैं मैम कैसे भी कर दें, फिर नहीं कैसे भी क्यों कर दें, क्योंकि इसका शेप फिक्स्ड है, तो इसका डिविजन का प्लेन भी फिक्स्ड होगा। तो हम इसको इस तरह डिवाइड करते हैं। तो व्हाट विल हैपन, ऊपर वाले हिस्से में भी थोड़ा सा माउथ का ओपनिंग पार्ट आएगा और नीचे वाले हिस्से में भी थोड़ा माउथ का पार्ट आएगा। सो बोथ विल गेट द माउथ। सो फाइनली दिस फिजन, तो पैरामीशियम में हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है ना। तो आप उसको ट्रांसवर्स प्लेन से कट करोगे तभी बराबर से 2 पैरामीशियम, 2 डॉटर पैरामीशियम आप बना पाओगे, वरना तो फिर ये आधा इधर को माउथ मिलेगा, दूसरे वाले पैरामीशियम को माउथ नहीं आएगा, तो उसका वो बन नहीं पाएगा, राइट। तो ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसे हम बोलते हैं लेशमैनिया। लेशमैनिया भी एक ऐसा इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटोजोआ, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में क्या है, इसके प्रोटोजोआ के स्ट्रक्चर में क्या है, एक पूंछ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला, राइट, याद रखना है फ्लैजिला। एनसीईआरटी में लिखा है विप लाइक स्ट्रक्चर। तो विप लाइक स्ट्रक्चर किस ऑर्गेनिज्म के पास है, अभी एक ही है, लेशमैनिया। लेशमैनिया काला असर करने वाला एक प्रोटोजोआ है और उसमें विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो बोलो उसकी डेफिनेशन, उसका बाइनरी फिजन कैसे दिखाएंगे, तो बोलो विप है तो विप को डिवाइड करना है, पहले विप को 2 में डिवाइड करना है, फिर सेल को करना है। तो यहाँ से डिवीजन शुरू होगा, तो पहले विप डिवाइड होगा, फिर उसके बाद सेल डिवाइड होगा। तो बोले ऐसे डिवाइड कर दे तो आपको बिल्कुल गलत है। ये ऐसे डिवाइड करने पर ऊपर वाली बॉडी को फ्लैजिला नहीं मिलेगा, नीचे वाली बॉडी को फ्लैजिला मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसवर्स प्लेन जैसा पैरामीशियम को किया था वैसा नहीं करना है, इसके लिए लॉन्गिट्यूडनल प्लेन लगाएंगे। हम इसको लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेंगे, राइट, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह करके लॉन्गिट्यूडनली। तो आपको याद रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल प्लेन जो होता है वो किस ऑर्गेनिज्म के लिए यूज होता है और ट्रांसवर्स प्लेन किस ऑर्गेनिज्म के लिए यूज होता है, और एमीबा में कौन से प्लेन से बाइनरी फिजन होता है। ये प्लेन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं गाइस, राइट। सो व्हाट वी हैव द नेक्स्ट इज, now what we have next, let's start about the multiple fission. This is multiple fission we'll start. तो बाइनरी फिजन का सब डिटेल आपने किया, फिजन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू 2 पार्ट्स एंड द वेरियस टाइप ऑफ फिजन यू हैव डन। नाउ स्टार्ट अबाउट द मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि ये फिजन है तो फिजन ही, लेकिन इसमें एक सेल से बहुत सारे सेल बनते हैं। दैट वन डॉटर सेल पेरेंट सेल सॉरी गिव राइज टू 2 और मेनी डॉटर सेल्स, ठीक है बेटा। वन सेल गिव राइज टू 2 और मेनी डॉटर सेल्स, ऐसा हो गया। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसका एग्जाम्पल एक ही आएगा एग्जाम में, याद कर लो उसको अच्छे से। प्लाज्मोडियम, आपने 9th क्लास में भी सुना होगा इसका नाम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जो मलेरिया करता है, ये प्रोटोजोआ होता है ना, ये प्रोटोजोआ है, ये भी याद रखना चाहिए, और इसी से मलेरिया होता है, ठीक। अब ये प्रोटोजोआ जो है ये प्लाज्मोडियम का सिंगल सेल है, राइट, ये सिंगल सेल है। लेकिन ज्यादातर प्लाज्मोडियम फेवरेबल कंडीशन में तो बाइनरी फिजन करता है, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जब इसकी अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी
तो ये क्या करेगा, अनफेवरेबल कंडीशंस में ये सेल अपने आसपास एक बहुत ही थिक लेयर, प्रोटीनिशियस लेयर ये अपने आसपास बना लेता है, और आप उस प्रोटीनिशियस लेयर को क्या बोलते हो, सिस्ट। ये एक बहुत हार्ड कवरिंग हो जाती है इसके आसपास, जिसकी वजह से ये सिस्ट, और ये कब बनेगी, जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं होंगी। अनफेवरेबल मतलब जब हम मौसम में, जैसे आजकल सर्दी बहुत होगी तो हमारे लिए वो बहुत अनफेवरेबल हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो हमारे लिए अनफेवरेबल है। बिल्कुल इसी तरह सेल के लिए भी अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाएंगी जो उसको सूट नहीं करती है। एक्सट्रीम विंटर एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर इज द अनफेवरेबल कंडीशन, अंडरस्टैंड। तो सिस्ट बन जाता है और ये अंदर ही अंदर डिवाइड करता रहेगा। इस सिस्ट का साइज नहीं बढ़ेगा, सिस्ट का साइज उतना ही रहता है, राइट। सेल्स अंदर डिवाइड कर करके छोटे होते रहते हैं और नंबर इनका बढ़ता रहता है। सो दिस इज हाउ द सिस्ट लुक लाइक। नाउ वंस द फेवरेबल कंडीशंस कम, जब हम मौसम उसके मजे का होगा, उसकी मर्जी का होगा, तो क्या होगा, ये सिस्ट यहां से ब्रेक करेगा, सिस्ट में चेंजेस आएंगे, सिस्ट ब्रेक करेगा, और सिस्ट ब्रेक करते ही ये सारे सेल्स रिलीज हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। सिस्ट ब्रेक करते ही सारे सेल्स यहां से रिलीज हो जाएंगे, एंड देन दे जर्मिनेट अकॉर्डिंग टू वट एवर प्लेस दे वांट टू जर्मिनेट। सो दिस इज हाउ द मल्टीपल फिजन अकर। सो देखो बाइनरी और मल्टीपल फिजन में हम इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस क्या क्या लिखते हैं। जो बाइनरी फिजन है वो फेवरेबल कंडीशंस में होता है और मल्टीपल फिजन अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। बाइनरी फिजन में सिस्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, मल्टीपल फिजन में सिस्ट फॉर्मेशन होगा। बाइनरी फिजन में एक सेल से दो सेल बनेंगे और मल्टीपल फिजन में एक सेल से मेनी सेल्स बनते हैं, understand, and the example is amoeba always do the binary fission, whereas the example of multiple fission is a beautiful example, that is a plasmodium, right guys? So this is the fission, and the fission is all done. Now we will explain the next asexual reproduction, that is budding. That is budding. Second type हमारा क्या था, budding था। अब बडिंग क्या होता है जी, बडिंग के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि यीस्ट, देखिए यीस्ट क्या है, सबको मालूम है ये यीस्ट एक फंजाई होती है, लेकिन अगर हमने ध्यान से कभी पढ़ा हो तो ये वो फंजाई है जो यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब एक ही फंजाई है जो हमारे पास यूनिसेलुलर है, और ये यीस्ट जब रिप्रोड्यूस करती है तो ये बडिंग मेथड से रिप्रोड्यूस करती है। कैसे बडिंग होगा इसके अंदर, बडिंग इज द process in which a bud appears on the parent body, and that bud grows as a complete new individual, parent body, and it grows into a whole new organism, राइट और ये पूरे नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे ये न्यूक्लियस है इसका और ये यीस्ट का सेल है, तो सेल के साइड में देयर इज अ वेरी स्मॉल सेल और अ बड अपीयर्स विद द न्यूक्लियस, सो यू कॉल दिस एज अ बड एंड दिस एज अ पेरेंट सेल, राइट। ये यीस्ट का ये एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये यीस्ट ही है। तो यीस्ट में एक यीस्ट सेल के साथ एक छोटा सा बड बनेगा और वो धीरे धीरे बड़ा होगा, और कभी कभी क्या हो जाता है कि ये बड सेपरेट होके मैच्योर होता है, और कभी कभी ये इट स्टेज कनेक्टेड विद इट एंड मैच्योर्स एंड अ न्यू बड फॉर्म्स, राइट। ऐसा हो सकता है, एक सेल है, सेल के साथ बड लगा हुआ है, अगर वो टूट गया तो वो इस तरह दिखेगा, लेकिन अगर वो नहीं टूटा तो वो इस तरह भी दिखता है। अ सेल अटैच्ड विद अ बड रिमेन्स अटैच्ड एंड अ न्यू बड फॉर्म्स एंड इट आल्सो रिमेन्स अटैच्ड, और इसमें हम कहते हैं चेन बडिंग। यहाँ पर चेन बडिंग हो रही है, ये नॉर्मल बडिंग है, एंड दिस इज हाउ द बडिंग टेक्स प्लेस इन द यीस्ट। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास, हाइड्रा। देखिए हमने कहा था फिजन जो होता है वो सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है और किसी में नहीं होता है। तो बैक्टीरिया में या प्रोटोजोआ में, प्रोटिस्टास में फिजन होगा, ठीक है ना। किसी और ऑर्गेनिज्म में आपको फिजन नहीं दिखने को मिलेगा क्योंकि यूनिसेलुलर सेल्स में ही होगा, जो एक सिंगल सेल में होता है। हाइड्रा क्या है, हाइड्रा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होने के बावजूद इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम रीजेनरेटिव सेल्स कहते हैं।
right? Because of the presence of regenerative cells. You understand what is regenerative cells? The cells which has a tendency to produce a new cells of the same kind, और इससे पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने की भी ताकत होती है. They are not they are something like it's called a stem cell, right? You can explain it in the form of that. तो रीजेनरेटिव सेल से हाइड्रा बना हुआ है. अब हाइड्रा में अगर एक बड अपीयर होगी तो कुछ सेल एक बड की फॉर्म में साइड पे इसकी बॉडी में अटैच हो जाता है. लेट्स मेक अ डायग्राम ऑफ इट. यही बनाते हैं. लेट्स मेक अ डायग्राम. एक हाइड्रा है. दिस इज अ हाइड्रा एंड इट हैज टेंटिकल्स. इसमें ये इसके टेंटिकल्स है. यहाँ इसका माउथ होता है. तो यहाँ पर एक छोटे से सेल का क्लस्टर बन के इसका एक स्मॉल सा हाइड्रा बना देगा और ये बड है. ये बड बन गया. तो इस बड का साथ में रह के रहना या इस बड का अलग हो जाना, ये दो अलग बातें हैं. अगर ये अटैच रहेगा तो ये अटैच एक ब्रांच की तरह ग्रो कर जाएगा, और अगर ये डिटैच हो गया, टूट गया, तो जहां ये गिरेगा वहां पर एक नया हाइड्रा प्रोड्यूस कर देगा. So this is how we get the two new hydras. ठीक है ना? So this is what happens in the hydra. A budding is a process in which a bud produced. Bud मतलब an extension, and branch produced, and that branch grows as a whole new organism. It remain attached to it or it may get detached. तो आपके लिए पेपर में ये पूछा जाता है कि ऐसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जिसमें बडिंग होती है. तो सिंपल है, यीस्ट इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. लेकिन अगर आपसे पूछा गया मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिसमें बडिंग होती है, तो उसमें ऑर्गेनिज्म का नाम आएगा हाइड्रा. I hope you all have understand this. So this is all about the today's lecture. In the next lecture, we'll be understanding the rest of the asexual reproductions. So please wait for the next video. I'll soon explain that.